Hello, I am Shahnawaz and today we are continuing magnetic effects of electric current part 11, and in this lecture we will discuss electric fuse, one of the most important safety component of electrical appliances or electrical connection, that is a electrical fuse. इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ एक ऐसा टॉपिक है जो ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में भी कवर हो चुका है। मैं आपको याद दिला दूं, इसके पहले हमने इसे डिस्कस किया है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में, और उसके पहले हमने इसको डिस्कस किया है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इन दोनों लेक्चर्स में भी इलेक्ट्रिक फ्यूज़ के बारे में काफ़ी कुछ डिस्कशन हो चुका है। नाउ इट्स द थर्ड टाइम वी आर डिस्कसिंग द इलेक्ट्रिक फ्यूज़। अब आज हम थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में जानेंगे, क्योंकि ये पर्टिकुलर लेक्चर जो है वो स्पेशली डेडिकेटेड है इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ पर ही। जैसा कि हम जानते हैं, इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ जो होता है वो बेसिकली एक सेफ्टी कंपोनेंट होता है किसी भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन में या इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस में, जो बेसिकली इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस को या इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस को डैमेज होने से बचाता है ड्यू टू द एक्सेस फ्लो ऑफ करंट। इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ आप देख सकते हैं सामने आपको अपेयर हो रहा है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हो सकता है इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ का। ये बहुत ही लो रेटिंग का इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ है। और कुछ इस तरह के एमसीबीज हो सकते हैं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स, जो नॉर्मली हमारे घर में लगे होते हैं। कुछ इस तरह के कटआउट्स हो सकते हैं, दीज आर ऑल्सो द इलेक्ट्रिकल फ्यूज़। और कुछ इस तरह के इक्विपमेंट हो सकते हैं, कुछ इस तरह के कंपोनेंट होते हैं। ये भी सारे इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ हैं जो अलग अलग कैटेगरीज़ के होते हैं, अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए यूज़ होते हैं। तो इसमें जो सबसे बेसिक कंपोनेंट होता है या सबसे बेसिक इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ होता है वो ये वाला, दिस वन आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, जिसमें बेसिकली एक तरह का ग्लास शील्डिंग है और कुछ कॉन्टैक्ट मेटल के हैं यहाँ पर। और बीच में एक यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको एक वायर नज़र आ रहा है। ये वायर ही इस पर्टिकुलर फ्यूज़ की बैकबोन है। बैकबोन से आप मतलब समझ गए होंगे, इट मीन्स यही है जो ओवरऑल सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ का। ये वायर जो मेटलिक वायर है, ये मेटलिक वायर बहुत ही लो मेल्टिंग पॉइंट का होता है और नॉर्मली एलॉयज़ का बना हुआ होता है, एलॉय ऑफ द टिन एंड लेड। चलिए देखते हैं इसके बारे में। इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ इज़ अ सेफ्टी डिवाइस। इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ इज़ अ सेफ्टी डिवाइस विच प्रोटेक्ट्स द सर्किट एंड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस फ्रॉम द डैमेज ड्यू टू द हाई करंट। एंड इलेक्ट्रिक फ्यूज़ वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ऑलरेडी हमने इसको बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, इस प्रिंसिपल को, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाले लेक्चर में। आप एक बार उसको ज़रूर देखिएगा इसको देखने के पहले। इट इज़ मेड अप ऑफ द वायर ऑफ एन अलॉय ऑफ द टिन एंड लीड, जिसमें 63% टिन होता है और 37% लीड होता है। हम आपको बता दें यहाँ पर इसका कॉन्फ़िगरेशन। और इट हैज़ ए लो मेल्टिंग पॉइंट एज ऑलरेडी सेड। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये जो बेसिकली बेसिक फ्यूज़ होता है हमारा, ये भी अलग अलग कैटेगरी का हो सकता है। ये कैटेगरी इसकी डिसाइड होती है कि कितना मैक्सिमम करंट ये अपने में से फ़्लो कर सकता है। तो फॉर एग्जांपल अगर 3 एम्पियर का आप फ्यूज़ कंसिडर कर रहे हैं तो ये अपने में से मैक्सिमम 3 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा। अगर आप इससे ज़्यादा करंट फ्लो करवाते हैं तो ये ब्रेक हो जाएगा, मेल्ट होकर ब्रेक हो जाएगा। इस सिमिलरली 5 एम्पियर और 13 एम्पियर जो है वो इसकी मैक्सिमम करंट रेटिंग को डिफाइन कर रहे हैं। इसके अलावा 15 एम्पियर भी हो सकते हैं, और भी काफ़ी सारी कैटेगरीज हो सकती है यहाँ पर। फ्यूज़ की वर्किंग के बारे में तो हम सभी जानते हैं। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। सपोज लेट अस कंसिडर, यहाँ पर आपको एक इलेक्ट्रिकल सर्किट नज़र आ रहा है जिसमें एक पावर सप्लाई सोर्स है। ऑब्वियसली यहाँ पर एक डीसी बैटरी का यूज़ किया हुआ है हमने, और इस पावर सप्लाई सोर्स से आपको रन करना है इस लोड को। यहाँ पर लोड के फॉर्म में यहाँ पर दो बल्ब लगे हुए हैं, और इस बल्ब का कनेक्शन इस बैटरी से इस कंडक्टर और इस कंडक्टिंग वायर्स के थ्रू है, इन कंडक्टिंग वायर और कंडक्टर के थ्रू है। और बीच में यहाँ पर इसको कंट्रोल करने के लिए, इस सर्किट को कंट्रोल करने के लिए एक डिवाइस लगा है, कंट्रोल डिवाइस, या फिर ये एक स्विच हो सकता है सिंपल। अगर आप इस स्विच को ऑन करेंगे तो करंट फ्लो होगा, स्विच को ऑफ कर देंगे तो करंट का फ्लो होना बंद हो जाएगा। इन सारी एसेसरीज़ के साथ में यहाँ पर एक प्रोटेक्शन डिवाइस भी लगी है, दैट इज़ अ इलेक्ट्रिकल फ्यूज़। अब क्यों लगाया हुआ है, चलिए देखते हैं इसे। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा, हम हमारे घर में जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज यूज़ करते हैं, हर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का अपना एक पावर रेटिंग होता है। आप देखिएगा आपके घर में फ्रीज़ है, कूलर है, वॉशिंग मशीन है, एयर कंडीशनर है, इलेक्ट्रिक आयरन है, और ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस आप देखिएगा। उन सभी को जब आप बैक साइड पर पलटा कर देखेंगे तो वहाँ पर जहाँ उसकी अप्लायंस की इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, उसकी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन शो हो रही होती है, वहाँ पर देखिए उसका पावर रेटिंग भी लिखा हुआ होता है कि सपोज़ ये 400 वाट पर वर्क करेगा, ये 700 वाट पर वर्क करेगा, ये 1200 वाट पर वर्क करेगा, एंड सो ऑन। ये जो पावर रेटिंग होती है, ये पावर रेटिंग बेसिकली क्या होती है, चलिए देखते हैं। पावर रेटिंग बेसिकली ये शो करती है कि आपको मिनिमम इतना पावर देना पड़ेगा इस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को रन करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर कोई अप्लायंस 500 वाट पर वर्क कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपको सप्लाई से मिनिमम 500 वाट इस अप्लायंस को देना पड़ेगा, तब जाकर ये अप्लायंस जो है वो अपना एक्चुअल परफॉर्मेंस दे पाएगी जिस पर्टिकुलर अप्लायंस के लिए, जिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए आप इस अप्लायंस को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नॉर्मली होता क्या है मैक्सिमम केसेस में,
जो आपकी अप्लाइंसेस होती हैं वो अप्लाइंसेस कभी कभी ज़्यादा करंट ड्रॉ करने लग जाती है। देखिए किस तरह से, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब अगर हमें पता है, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि बेसिकली जो पावर होता है P इज़ इक्वल टू क्या होता है, V इंटू आई, पावर इज़ इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट, हमें पता है बहुत अच्छे से। अब हमें ये भी पता है, प्रीवियस लेक्चर्स में डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट वाले लेक्चर में बहुत अच्छे से हम देख चुके हैं कि हमारे घर में जो लाइन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वहाँ पर हमें फिक्स 220 से 240 वोल्ट नॉर्मली मिलता है। अब देखिए यहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू तो फिक्स हो गई, वोल्टेज की वैल्यू तो वेरी हो नहीं सकती। तो इट मीन्स कि पावर को इंक्रीज़ करने के लिए आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा, करंट की वैल्यू को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। पावर की वैल्यू को डिक्रीज़ करने के लिए करंट की वैल्यू को डिक्रीज़ करना पड़ेगा। सो इस रिलेशन को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर हमेशा जब भी वेरिएशन होता है तो वेरिएशन करंट में ही होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से हम देख चुके हैं कि बेसिकली हीटिंग इन द इलेक्ट्रिकल वायरिंग और इलेक्ट्रिकल कंडक्टर इज़ इक्वल टू द आई स्क्वायर आर टी, जहाँ पर आर इज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ द डिवाइस या रेजिस्टेंस, टी इज़ अ टाइम एंड आई इज़ अ करंट फ्लोइंग थ्रू द डिवाइस। तो अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम थोड़ा सा इसको मैनेज करें तो यहाँ पर आर टी को अगर हम कांस्टेंट मान ले तो हमने देखा था कि बेसिकली एच इज़ प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। एच इज़ प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर क्या शो कर रहा है कि यहाँ पर जो हीट प्रोड्यूस्ड है ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट, हीट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट, दिस इट इज़ बेसिकली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट फ्लो। मतलब आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि किसी इलेक्ट्रिक वायरिंग सिस्टम में या किसी सर्किट में अगर करंट 2 यूनिट फ्लो हो रही है, करंट अगर 2 यूनिट फ्लो हो रही है तो इसकी जो हीटिंग होगी वो होगी 4 यूनिट। आप इसको और अच्छे से तरह से समझिए, अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर करंट का फ्लो 3 यूनिट हो रहा है, इट मीन्स कि यहाँ पर जो हीटिंग होगी वो हीटिंग होगी 9 यूनिट। आप देख सकते हैं करंट और हीटिंग का रिलेशन आपस में कैसा है, स्क्वायर वाला रिलेशन है। जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा उसका स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पर हीट प्रोड्यूस होगा। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि जैसा मैंने कहा, अलग अलग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस अलग अलग पावर रेटिंग्स के होते हैं। सो P इज़ इक्वल टू V इंटू आई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर P की वैल्यू मुझे बढ़ानी है तो ऑब्वियसली करंट की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, बिकॉज V इज़ ऑलरेडी फिक्स 220 वोल्ट टू 240 वोल्ट। और अगर करंट की वैल्यू बढ़ेगी तो इसके स्क्वायर के प्रोपोर्शन में हीटिंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस होगा, और हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा तो ऑब्वियसली सी बात है, हीट प्रोड्यूस जब ज़्यादा होगी तो वो किसी कंडक्टिंग वायर को मेल्ट कर सकती है, उसको डैमेज कर सकती है। सो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि अगर सपोज़ इनकेस ऐसा हो रहा है कि यहाँ से करंट का फ्लो ज़्यादा हो जाए, करंट का फ्लो क्या हो जाए, अगर ज़्यादा हो जाए, सो इस इलेक्ट्रिकल सर्किट में अगर करंट का फ्लो ज़्यादा हो रहा है तो डेफिनेटली ये जो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज हैं, ये इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज अगर इस करंट को बेयर नहीं कर सकती, इस करंट को बेयर इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि करंट ज़्यादा फ्लो होगा, तो ये इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज डैमेज होने के चांसेस हैं। सो इसकी वजह से क्या होता है कि ये इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस डैमेज हो सकते हैं हीटिंग इफेक्ट की वजह से। तो इससे बचाने के लिए क्या होगा, इससे बचाने के लिए हम बीच में एक प्रोटेक्शन डिवाइस लगा देते हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो नॉर्मली इन कंडक्टिंग वायर के कंपैरिजन में लो होता है। इन नॉर्मल कंडक्टिंग वायर के कंपैरिजन में मेल्टिंग पॉइंट इसका लो होता है। तो जब भी हायर एक्सेस या हायर करंट यहाँ से फ्लो होती है तो हीटिंग इफेक्ट की वजह से ये मेल्टिंग पॉइंट लो होने की वजह से इस फ्यूज़ का ये वायर ब्रेक हो जाता है, ये वायर ब्रेक हो जाता है। फाइनली इसके ब्रेक होने की वजह से कनेक्शन पूरा क्या हो जाता है, यहाँ पर ब्रेक हो जाता है। सो फाइनली यहाँ से कनेक्शन ब्रेक होने की वजह से अब आगे किसी भी तरह का कोई करंट फ्लो नहीं होगा। करंट फ्लो नहीं होगा तो एक्सेस करंट की वजह से आपका ये अप्लाइंसेस जो हैं या इलेक्ट्रिक वायरिंग जो है वो सेफ़ हो जाती है, किसी तरह का यहाँ पर कोई डैमेज अपीयर नहीं होता। सो चलिए देखते हैं, व्हेन रेटेड करंट फ्लोज इन द वायर, व्हेन द रेटेड करंट फ्लोज इन द वायर, the fuse wire remains connected and the current flows, clear? But if the current more than the rated current flows, the heat produced I square RT in the fuse wire is enough to melt due to the low melting point of the fuse wire. The current does not flow through the fuse wire as circuit breaks and therefore does not reach to the appliance, thus saving it from the burning off. Clear? तो आई होप्स आप समझ गए होंगे व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ एंड हाउ इट्स वर्क, स्पेशली इसकी वर्किंग को आप समझ गए होंगे। और आपने देखा होगा, जैसा अभी मैंने कहा था कि इस फ्यूज़ की बैकबोन होती है, इसका जो इंटरनल जो कंडक्टिंग वायर है वो, तो आप समझ गए होंगे वाई इट इज़ कॉल्ड द बैकबोन ऑफ फ्यूज़। अब देखिए फ्यूज़ के बारे में अगर हम बात करें तो इस तरह के फ्यूज़ जो अभी हमने देखा, इस तरह के ग्लास मैट बॉडी में हो सकते हैं,
जो नॉर्मली छोटी अप्लाइंसेस में यूज़ होते हैं, लोअर रेटिंग के अप्लाइंसेस में। और इसके अलावा हमारे घर में इस तरह के कटआउट्स लगे होते हैं। आप नॉर्मली देखिएगा जो एनर्जी मीटर होते हैं हमारे घर में, उसके बाजू में जो कंट्रोलिंग डिवाइसेस लगी होती है, वहाँ पर इस तरह के कटआउट्स लगे होते हैं। और इन कटआउट्स में देखिए, इन कटआउट्स में भी यहाँ पर इस तरह का फ्यूज़ वायर लगा हुआ होता है। ये वायर अलग से लगाया जाता है। कोई भी इलेक्ट्रीशियन जब आपके घर में किसी फॉल्ट को रिमूव करने आता है, तब आप देखिएगा वो सबसे पहले इस कटआउट को निकाल कर देखता है कि कहीं ये फ्यूज़ वायर तो बर्न नहीं हो गया जिसकी वजह से आपकी इलेक्ट्रिकल सप्लाई डिस्टर्ब हो चुकी है। सबसे पहला काम उसका यही होता है, इस कटआउट को निकाल कर इस वायर को चेक करना। और मैक्सिमम केसेस में यही होता है कि ये वायर मेल्ट हो जाता है, वायर ब्रेक हो जाता है और आपके घर का इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम सारा की सारा रुक जाता है, ठप हो जाता है। तो जैसा मैंने अभी कहा कि ड्यू टू द एक्सेस फ्लो ऑफ द करंट ये वायर बर्नआउट होता है। तो क्या रीज़न होते हैं जिनकी वजह से एक्सेस करंट फ्लो होता है किसी सर्किट के अंदर? क्योंकि नॉर्मली जब किसी सर्किट को बनाया जाता है या घर में इलेक्ट्रिक वायरिंग सिस्टम किए जाते हैं, तब नॉर्मली इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है कि मैक्सिमम यहाँ पर कितना करंट फ्लो होगा और किन कॉन्फ़िगरेशंस के वायर लगाए जाएंगे, तो उनका ध्यान रखा जाता है। बट फिर भी ऐसे कौन से रीज़न होते हैं जिनकी वजह से एक्सेस करंट फ्लो हो सकता है? तो चलिए हम देखते हैं। बेसिकली ये दो रीज़न हो सकते हैं। द फर्स्ट वन इज़ अ ओवरलोडिंग एंड द अनदर वन इज़ अ शॉर्ट सर्किटिंग। सो ओवरलोडिंग जैसा नाम से ही क्लियर हो रहा है, ओवरलोड हो जाना। अब भाई यहाँ पर ओवरलोड कौन हो रहा है, कौन किसके ऊपर ओवरलोड हो रहा है? तो देखिए ओवरलोड, लोड जब भी हम बात करते हैं तो आपको याद आ रहा होगा, जब भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स में हमने वर्ड लोड की बात की है तो हमने कहा था लोड बेसिकली कौन है? वो सारी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज हैं जो आप यूज़ करते हैं, वो सारी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज है जो नॉर्मली आप यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके। और इनका ओवर हो जाना, इनका ओवर हो जाना मतलब जितनी लिमिट है, परमिसिबल लिमिट है इनकी यूज़ करने की, उससे ज़्यादा हो जाना। मतलब जितनी अप्लाइंसेस की लिमिट है आपको यूज़ करने की एक पर्टिकुलर टाइम स्टैंड पर, उससे ज़्यादा अगर आप अप्लाइंसेस यूज़ कर रहे हैं तो देखिए क्या होगा। तो ज़्यादा अप्लाइंसेस यूज़ करने की वजह से देखिए अलग अलग अप्लाइंसेस अलग अलग रेटिंग की हो सकती है। जैसा अभी हमने पहले कहा, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग अप्लाइंसेस के सामने रिस्पेक्टिवली उनका पावर कंजम्पशन रेटिंग भी लिखा हुआ है कि हाउ मच पावर दे विल कंज्यूम व्हेन दे विल बी यूज्ड। सो यहाँ पर क्योंकि क्या होता है, कभी कभी हम इस तरह की अप्लाइंसेस को सारी एक साथ यूज़ करते हैं। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्लग में आपकी फ्रीज़ भी है, इलेक्ट्रिक आयरन भी है, फ़ैन भी चल रहा है, कंप्यूटर भी लगा हुआ है और इस तरह के बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस आप एक ही पर्टिकुलर टाइम स्टैंड पर यूज़ करते हैं। अब क्योंकि ये सारे अप्लाइंसेस को अपना एक्चुअल परफॉर्मेंस देना है, इसलिए क्या होगा, अगेन P इज़ इक्वल टू V इंटू आई। इनको वोल्टेज तो क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है, लेकिन इनको करंट ज़्यादा चाहिए। करंट ज़्यादा चाहिए तो ये क्या करते हैं, आपके सप्लाई सिस्टम से ज़्यादा करंट ड्रॉ करना शुरू कर देते हैं। जब ये ज़्यादा करंट ड्रॉ करना शुरू करते हैं तो सेम थिंग, ड्यू टू द एक्सेस फ्लो ऑफ द करंट, आपके जो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज हैं और इलेक्ट्रिक वायरिंग सिस्टम है उसके डैमेज होने के चांसेस होते हैं। और कभी कभी इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाती है कि इस तरह का सीन आप देख सकते हैं आपके घरों में, या नॉर्मली किसी पर्टिकुलर न्यूज़ में आप देख सकते हैं कि ड्यू टू द एक्सेस फ्लो ऑफ करंट जो है, ओवरलोडिंग की वजह से इस तरह से आग लग गई, किसी घर में आग लग जाती है या फिर इलेक्ट्रिक बोर्ड में आग लग जाती है या कोई डैमेज हो जाता है या किसी को ज़्यादा इंजरी हो जाती है। तो ऐसे केसेस आप नॉर्मली देख सकते हैं। इसीलिए नॉर्मली हर पर्टिकुलर घर में एक लिमिट होती है अप्लाइंसेस को यूज़ करने की, जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड डिसाइड करता है। और उस नॉर्म्स के हिसाब से ही घर में एनर्जी मीटर भी लगे होते हैं। उन्हीं नॉर्म्स के हिसाब से घर में जो MCBs या कटआउट्स है वो लगाए जाते हैं। और इसीलिए वो क्या करते हैं, जब भी आप कोई बहुत ज़्यादा हायर पावर रेटिंग के डिवाइसेस यूज़ करते हैं तो नॉर्मली आपके घर का लाइट चला जाता है। आप देखिए आपका पावर सप्लाई सिस्टम ठप हो जाता है, क्योंकि आपने उनकी एक्सेस लिमिट से उनको यूज़ कर लिया। और आप इस तरह की एक्सीडेंट से क्यों बच गए, क्योंकि आपने घर में कटआउट्स वगैरह या फ्यूज़ वगैरह लगाया हुआ था। ठीक है। सो अब आपको समझ गए होंगे कि ओवरलोडिंग का प्रॉब्लम क्या होता है और ओवरलोडिंग की वजह से करंट का फ्लो अचानक से ज़्यादा क्यों हो जाता है। और सेकंड प्रॉब्लम होती है, दैट इज़ अ शॉर्ट सर्किटिंग। जैसा मैंने अभी कहा, सेकंड प्रॉब्लम जो करंट को फ्लो ज़्यादा करती है, दैट इज़ अ शॉर्ट सर्किटिंग। तो अब देखिए यहाँ भी आप समझ सकते हैं बेसिकली शॉर्ट एंड सर्किट। अब हमें पता है शॉर्ट प्लस सर्किट, किसी सर्किट का शॉर्ट हो जाना, सर्किट का शॉर्ट हो जाना इट मीन्स क्या, हमें पता है सर्किट क्या होता है। सर्किट आप किसे कहेंगे, सर्किट बेसिकली वो है जहाँ पर एक इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम लगा हो, है ना, और इलेक्ट्रिकल वायर्स के थ्रू आपने किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का कनेक्शन कर रखा हो। देखिए यहाँ पर सपोज़ ये बल्ब है, दिस इज़ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, और ये बैटरी कौन है, हमारा सपोज़ इलेक्ट्रिकल सोर्स है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिकल सोर्स से आपने अप्लायंस का कनेक्शन कर रखा है यूजिंग द वायर। सपोज़ यहाँ पर जो रेड वायर है दैट इज़ अ लाइव वायर और जो ब्लू वायर है दैट इज़ अ न्यूट्रल वायर। सो ये कनेक्शन हो गए सारे के सारे। ठीक है, क्या होगा, बैटरी से करंट फ्लो होगा, इस लाइव वायर से निकलता हुआ, इस अप्लायंस से होता हुआ अगेन वापस कहाँ, न्यूट्रल वायर से होता हुआ बैटरी में आ जाएगा। तो बेसिकली ये पूरा प्रोसेस होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी कुछ ऐसी अनहोनी हो जाती है कि इस लाइव वायर के फॉल्टी होने की वजह से, मे भी पॉसिबल कि ये लाइव वायर आपका क्या है, फॉल्टी है,
इट मीन्स फॉल्टी की इसका थोड़ा सा इंसुलेशन कहीं से निकला हुआ है। ये जो इंसुलेटिंग कवर होता है इस पर रेड कलर का कंडक्टिंग जो कॉपर वायर होता है, कॉपर वायर के ऊपर इंसुलेटिंग कवर होता है रेड कलर का, ये रेड कलर का कवर अगर कहीं से ब्रेक है, निकला हुआ है, या कभी कभी ऐसा होता है कि हमने बहुत सारे वायर्स को आपस में जोड़ जाड़ कर इलेक्ट्रिकल कनेक्शन किया हुआ है थोड़ी सी बचत करने के लिए, उस केस में क्या होता है कि नॉर्मली लाइन वायर और न्यूट्रल वायर ये दोनों आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते हैं बिफोर रीचिंग टू द अप्लायंस पे पहुंचने के पहले ही आपस में क्या हो सकता है, इस तरह के कांटेक्ट में आ सकते हैं। इस तरह के कांटेक्ट में आने की वजह से क्या होता है कि जो करंट होता है वो करंट, क्योंकि ये जब कांटेक्ट में आ गए तो यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना है, लगभग कंपेरेटिवली इस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के तो बहुत कम है। अब लो रेजिस्टेंस होने की वजह से इस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस से लो रेजिस्टेंस होने की वजह से करंट जो है, क्योंकि शॉर्ट रेजिस्टेंस पाथ को एक्वायर करता है या लो रेजिस्टेंस पाथ को एक्वायर करता है, इसलिए करंट यहाँ से इलेक्ट्रिकल अप्लायंस तक ना जाते हुए सीधे रिटर्न हो जाता है इस न्यूट्रल वायर से। अब इसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर करंट का फ्लो क्या हो गया, शॉर्ट हो चुका है, अप्लायंस तक पहुँच ही नहीं रहा, तो ठीक है यहाँ पे अप्लायंस तो आपका रन होगा नहीं, ठीक है, दैट्स नॉट एन इशू। बट क्योंकि हमें पता है V इज इक्वल टू आई इंटू आर, हमें ये फार्मूला पता है, और हम ये भी जानते हैं बेसिकली वॉट अगर वोल्टेज की वैल्यू कांस्टेंट है, यहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू क्या हो गई, कांस्टेंट, सो आई इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, आई इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। इट मीन्स कि आर की वैल्यू अगर कम हो गई तो आई की वैल्यू बढ़ जाएगी डेफिनेटली यहाँ पर, क्योंकि रेजिस्टेंस अब कम हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। अगर रेजिस्टेंस इस अप्लायंस का काउंट हो ही नहीं रहा है और इस वायर का रेजिस्टेंस तो नेग्लिजिबल माना जाता है, तो इट मीन्स हम ये मानते हैं कि यहाँ पर अब रेजिस्टेंस कैसा है, लगभग ज़ीरो। अब रेजिस्टेंस ज़ीरो है, रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर ज़ीरो हो गई, सो आप देख सकते हैं यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू को अगर आप यहाँ पर ज़ीरो कर देते हैं, सो आई इज़, मैंने कहा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, या इसको और अच्छे से समझें, V इज़ इक्वल टू आई इंटू आर। मैंने कहा वोल्टेज की वैल्यू कांस्टेंट है, तो सपोज़ यहाँ पर आपने लिखा V अपॉन R इज़ इक्वल टू आई। अब यहाँ पर अगर आप सपोज़ R की वैल्यू ज़ीरो कर दोगे, क्योंकि जैसा मैंने कहा यहाँ पर रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाएगा, तो V अपॉन ज़ीरो इट मीन्स इन्फिनिटी। सो I की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर, इन्फिनिटी। इट मीन्स मैक्सिमम अमाउंट का करंट, इतना करंट शायद जितना रेटिंग के हिसाब से भी डिसाइड ना हो, उससे भी ज़्यादा करंट यहाँ पर फ्लो हो सकता है, या मैं ऐसा कहूँ सिंपली मैक्सिमम अमाउंट का करंट यहाँ से फ्लो हो सकता है। सो मैक्सिमम अमाउंट के करंट पे फ्लो होने की वजह से अगेन सेम थिंग, करंट ज़्यादा फ्लो होगा तो हीट प्रोड्यूस होगा, हीट प्रोड्यूस होने की वजह से ये जो वायर्स हैं, ये वायर्स क्या हो सकते हैं, मेल्ट हो सकते हैं, वायर ब्रेक हो सकते हैं, और ये वायर जब ब्रेक होंगे, मेल्ट होंगे, तो मैं भी पॉसिबल कि यहाँ पर भी आपको इस तरह का कुछ सीन देखने को मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पर भी आप इस केसेस में देख सकते हैं कि यहाँ पर भी शॉर्ट सर्किट होने की वजह से करंट क्या हो गया, सीधे सीधे फ्लो हो गया, अप्लायंस तक पहुँचा ही नहीं। तो ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं। अच्छा, एक केस और हो सकता है इसके अलावा, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल क्योंकि हमें पता है जो पानी होता है, वाटर होता है, वो भी क्या होता है, कंडक्टिंग होता है। तो कभी कभी ऐसा होता है बारिश के दिनों में जहाँ पर कहीं पर लीकेज होता है, और वो लीकेज जो है वो वायरिंग सिस्टम में पहुँच जाता है। तो इस पानी के लीकेज की वजह से भी क्या होता है, नॉर्मली लाइव वायर और न्यूट्रल वायर आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में आ सकते हैं। इसकी वजह से भी क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होने की गुंजाइश होती है। इट मीन्स कि अब यहाँ पर भी क्या हो रहा है, जो करंट है वो अप्लायंस तक पहुँचने के पहले ही क्या हुआ, इस कंडक्टिंग वाटर के थ्रू न्यूट्रल वायर के कांटेक्ट में आता हुआ सीधे सीधे फ्लो होने लग जाता है। सो इस केसेस में भी क्या होता है, यहाँ पर शॉर्ट सर्किट की गुंजाइश होती है, और आपका एक्सेस करंट फ्लो होने की वजह से वायरिंग सिस्टम डैमेज होने के चांसेस होते हैं। तो आपने देखा होगा, अक्सर बारिश के दिनों में सुना होगा, फला जगह शॉर्ट सर्किट हो गया, आग लग गई। ऐसे बहुत सारे केसेस हम सुनते हैं। 95% केसेस में जब भी आग लगती है तो उसका बेसिक रीज़न शॉर्ट सर्किटिंग ही होता है। तो शॉर्ट सर्किटिंग ऐसा रीज़न है जो काफ़ी कॉमन रीज़न है, और मैं ऐसा कहूँ कि इसकी वजह, जो इसका खुद का रीज़न है, वो ये भी है कि हम नॉर्मली वायरिंग सिस्टम अच्छा यूज़ नहीं करते, या फिर उनका प्रूफिंग वगैरह प्रॉपर नहीं करते, या कभी कभी थोड़ी सी बचत करने के लिए बहुत सारे वायर्स को एक साथ कनेक्शन करके, मतलब लंबा करके फिर कनेक्शन करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे जो थोड़ी सी लापरवाही होती है, वो लापरवाही शॉर्ट सर्किटिंग की वजह बनती है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा शॉर्ट सर्किटिंग क्या होता है। तो चलिए थोड़ा सा इसको देख भी लेते हैं, क्या लिखा है यहाँ पर। Short circuiting takes place when the live wire comes in direct contact with the neutral wire due to the damaged insulation or faulty appliances, resulting the flow of high current. इसी तरह से ओवरलोडिंग के बारे में भी अगर हम देखें, if a large number of high current drawing appliances are switched on at the same time, then the total current drawn through the circuit may exceed its rated value. This condition is called the overloading. चलिए हमने देख लिया बेसिकली एक्सेस करंट क्यों फ्लो होती है। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं सर्किट सिंबल ऑफ द फ्यूज़,
कि फ्यूज़ नॉर्मली जब किसी सर्किट में शो किया जाता है तो उसका सिंबल क्या होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ सिंबल हैं ये बेसिकली इस तरह के। तो इस तरह के सिंबल जब भी आप किसी सर्किट को बनाते हैं और वहाँ पर फ्यूज़ को आपको शो करना होता है तो आप इस तरह के सिंबल का यूज़ कर सकते हैं, जो ये डिनोट करते हैं कि इस सर्किट में अदर कंपोनेंट्स के साथ में, अदर डिवाइसेस के साथ में फ्यूज़ भी लगा हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में वहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक वायरिंग सिस्टम होता है वहाँ पर नॉर्मली दो तरह के सिस्टम्स होते हैं, 5 एम्पियर और मोर देन 5 एम्पियर एंड लेस देन 15 एम्पियर। सो इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ भी डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में या डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल लाइंस में नॉर्मली 5 एम्पियर फ्यूज़ और 15 एम्पियर फ्यूज़ यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं सर्किट में सपोज़ 5 एम्पियर का फ्यूज़ लगा हुआ है तो लाइन पूरी क्लियर है, करंट का फ्लो है। अगर करंट 5.2 एम्पियर हो जाती है तो फ्यूज़ वायर जो होता है ब्रेक हो जाता है और बल्ब आपका ग्लो नहीं होगा। तो जब भी फ्यूज़ ब्रेक होता है तो अब उस फ्यूज़ को रिप्लेस किया जाता है, क्योंकि उसको रिपेयर तो किया नहीं जाता। इट मीन्स कि अगर कटआउट लगा है तो वहाँ पर आपको वायर को रिप्लेस करना है। अगर ग्लास बॉडी वाला कोई फ्यूज़ है तो उस फ्यूज़ को रिप्लेस करना है। कोई दूसरा फ्यूज़ लगा है तो आपको उसको रिपेयर करना है। तो जब भी फ्यूज़ को रिप्लेस किया जाता है तो किन बातों का ध्यान रखा जाता है, चलिए हम देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक फ्यूज़ शुड बी रिप्लेस्ड ओनली आफ्टर रिसेटिंग द फॉल्ट। सबसे पहले आप फॉल्ट को रिसेट कीजिए। इट मीन्स कि यहाँ कहीं से अगर कोई डैमेज हुआ है तो उस डैमेज को आप रिमूव कीजिए, उसके बाद फिर आप फ्यूज़ को बदलिए। द फ्यूज़ वायर शुड ऑलवेज बी कनेक्टेड टू द लाइव वायर एंड नॉट इन द न्यूट्रल वायर। ये तो बड़ी कॉमन सी चीज़ है, पहले ही हम कह चुके हैं कि फ्यूज़ वायर हमेशा कहाँ कनेक्ट होता है, लाइव वायर में कनेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि लाइव वायर से ही करंट फ्लो होती है, न्यूट्रल वायर से तो लाइव वायर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस से निकलने के बाद फ्लो होती है। ठीक है, और हमें तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को बचाना है, इसलिए इलेक्ट्रिकल अप्लायंस से में करंट पहुंचने के पहले ही उसको प्रोटेक्ट करना है। सो लाइव वायर में ही कनेक्शन होता है फ्यूज़ का, हमेशा याद रखिए। द रेटिंग ऑफ द एम्पियरेज ऑफ द फ्यूज़ यूज शुड बी स्लाइटली ग्रेटर देन द मैक्सिमम करंट परमिसिबल इन द सर्किट। किसी सर्किट में जो मैक्सिमम करंट परमिसिबल होती है उससे थोड़ा सा ज़्यादा हम फ्यूज़ नॉर्मली कंसिडर करते हैं, क्योंकि हर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में थोड़ा सा टॉलरेंस दिया होता है। थोड़ा टॉलरेंस इसमें 10% टू 20% का टॉलरेंस उसमें होता है कि सपोज़ अगर आपको 10 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है तो वहाँ पर 12 एम्पियर तक का भी अगर करंट फ्लो हो गया तो वहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस आपका प्रॉपरली रन करेगा। सो थोड़ी छोटी मोटी फ्लक्चुएशन पे भी हमारा सर्किट बंद ना हो जाए या इलेक्ट्रिकल सिस्टम डिस्टर्ब ना हो जाए, इसलिए नॉर्मली फ्यूज़ जो है वो जितनी रिक्वायरमेंट होती है उससे थोड़ा सा स्लाइटली 5% टू 10% ज़्यादा एम्पियर रेटिंग का लिया जाता है, ताकि वो छोटे मोटे फ्लक्चुएशन को भी बेयर कर जाए, जिसको ऑलरेडी हमारी डिवाइस बेयर कर सकती है। ज़्यादा फ्लक्चुएशन के लिए क्योंकि टॉलरेबल नहीं है, इसलिए फिर वहाँ पर इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ मतलब यूज़ होता है। सो छोटा मोटा फ्लक्चुएशन बेयर कर ले, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा रेटिंग का यूज़ कर सकते हैं हम लोग। द रेटिंग ऑफ द थिकर द वायर ऑफ द फ्यूज़ ग्रेटर इज इट्स करंट कैपेसिटी। सो 5 एम्पियर फ्यूज़ वायर विल बी थिन एज कम्पेयर टू द 15 एम्पियर फ्यूज़ वायर। इसे हम प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं कि नॉर्मली ऐसा हमें पता है बेसिकली रेजिस्टेंस इज आर इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। हमें पता है बेसिकली जो रेजिस्टेंस होता है किसी भी वायर का वो उसके क्रॉस सेक्शन एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, आर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ से हम देख सकते हैं जितना ज़्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया होगा किसी वायर का, जितना ज़्यादा मोटा वायर होगा उतनी ज़्यादा करंट वो वहाँ से फ्लो करेगा, उतना कम रेजिस्टेंस उसका होगा। तो इसी तरह से जब 15 एम्पियर का जो फ्यूज़ होता है, क्योंकि ज़्यादा करंट ऑफर कर रहा है इट मीन्स कि लो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, लो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है इट मीन्स कि उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है। इसलिए 15 एम्पियर का जो फ्यूज़ होता है उसका वायर थोड़ा सा मोटा होता है इन कंपैरिजन टू 5 एम्पियर फ्यूज़। सो आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा, मज़ा आया होगा आपको ये सब सुनकर। बहुत सारी चीज़ें आपको पता चली होगी जो शायद आपको पता नहीं होगी, और डेफिनेटली आप कुछ चीज़ों को जानकर इम्प्रेस भी होंगे। तो आप इस लेक्चर को एंजॉय कीजिए, और अगर आपको कोई चीज़ तो में डाउट है तो आप इस लेक्चर को 2 से 3 बार रिपीट करके देखिए। आई होप यू विल गेट ऑल द थिंग्स सॉल्व्ड। इसके अलावा भी अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरा जो फेस आइकॉन आपको सामने नज़र आ रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए, ताकि आगे के जो फर्दर लेक्चर्स हैं वो ईज़िली आप तक पहुँच सकें। थैंक यू।